है ना। हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, ध्यान से देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड बता रहा हूँ, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे द्वारा। अब मसल सेल्स में कभी कभी जब विगोरस एक्सरसाइज होती है तो जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो ज्यादा होती है, लेकिन जो सप्लाई है वो इतनी नहीं हो पाती, ठीक है। तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट, ठीक है। और इससे क्रैम्प्स आते हैं मसल्स के, ठीक है बच्चों। हेलो दैट्स, Yes, sir. Good morning, sir. हेलो Sir, your voice is not बेटा clear. दैट्स, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। Sir, your voice is not clear. बेटा हैंड डाउन कर लो अपने। यस बेटा हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी, हैंड डाउन कर लें अपना, ठीक है। तो बच्चों ये भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। सेकंड हम लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या लेते हैं? एरोबिक। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें दो स्टेप्स हम समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। फर्स्ट ये है कि बेटा देव हैंड डाउन कर लो अपना। बेटा हैंड डाउन कर लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, क्लास में देखिए आप ध्यान से। बच्चों ध्यान से देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जो पाथवे ग्लाइकोलाइसिस है ये सब में सेम रहता है। तो ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड में
और पायरुवेक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस पाथवे को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, कन्वर्ट होता है CO2 में, वाटर मॉलिक्यूल में और 38 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है बच्चों, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट था। अब बच्चों मैं एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है ग्लूकोज ब्रेकडाउन के डिफरेंट पाथवेज के लिए। ठीक है, हम्म
ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक लाइन डायग्राम है, ये आपको लर्न करना है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है कि वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। वेरियस पाथवेज कौन कौन से हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन के? एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ग्लूकोज जो है, अच्छा यहाँ बच्चों एक चीज और मैं ऐड करना भूल गया, पायरुविक एसिड। ध्यान से देखिए बच्चों, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। इस पाथवे को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होता है, एंड इट इज फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर मैं यीस्ट की बात करूं तो यीस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, CO2 में और एनर्जी में। एनर्जी बहुत ही लेस अमाउंट में बनती है, 2 ATP बनते हैं एनर्जी के। ये फॉर्मूला है बच्चों इथाइल अल्कोहल का। किसका फॉर्मूला है? इथाइल अल्कोहल। सेकंड लेते हैं, जो पायरुविक एसिड है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो हमारी मसल सेल में जब हम बहुत रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी डिमांड है उससे डिमांड तो ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ही कम हो पाती है। और इसी वजह से मसल सेल के अंदर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड, एंड 2 ATP एनर्जी के बनते हैं, और इसी वजह से मसल्स के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, हमारी सेल्स के अंदर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है CO2 में, वाटर में और 38 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो प्रोसेस है ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और इस पाथवे को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों रेस्पिरेशन का पार्ट था। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है लाइफ सस्टेन करने के लिए, डिफरेंट एक्शंस के लिए एनर्जी जो है रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन है, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेशन का। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द न्यू टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स from one place to another place inside the body, inside the cell is called transportation। मतलब हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर या हमारी सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली हम पहले एनिमल्स की बात करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ब्लड पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन को करते हैं। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हार्मोन्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं उनका भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्टेशन होता है।
जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है बच्चों, तो हम ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसका पार्ट है ब्लड, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, जिसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड्स एंड लिम्फ इंक्लूड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे और ब्लड को स्टडी करेंगे। तो हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी तो हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड आप सभी जानते हैं ब्लड क्या है। ब्लड रेड कलर का एक लिक्विड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। बच्चों पता है आपको मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। मोबाइल का मीन क्या होता है? मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज द लिक्विड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड इसलिए क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मोबाइल इसलिए क्योंकि ये फ्लो होता रहता है, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है, टिश्यू इसलिए क्योंकि इसमें सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको ब्लड का कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो ये ब्लड है और ब्लड के अंदर बच्चों दो पार्ट हैं। एक तो हम लेते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% पार्ट होता है, और सेकंड हम लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ब्लड के दो पार्ट है, प्लाज्मा जो कि 55% पार्ट है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जो ब्लड की इसमें ब्लड की सेल्स होती हैं ये 45% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा के अंदर बच्चों क्या क्या है? एक तो है वाटर अप्रोक्सीमेटली 90%। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में बच्चों एक तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है बच्चों, ये प्रोटीन पाई जाती है ब्लड के प्लाज्मा में। बच्चों एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंड फोर्थ है मिनरल्स। फिफ्थ है न्यूक्लिक एसिड। चलो ये रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिए प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है 90 से 92%। इसके अलावा प्रोटीन्स पाई जाती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी जो है प्लाज्मा का पार्ट है। और ब्लड की जो पीएच है ना बच्चों, ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है, यानी कि स्लाइटली
एल्केलाइन होता है। सेकंड बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रेड ब्लड कॉर्पसल्स को इंक्लूड करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके बच्चों, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ब्लड की जो सेल्स हैं उनका नेम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स और एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड हम लेते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट और थर्ड हम लेते हैं प्लेटलेट। ठीक है बच्चों, तो ये ब्लड की सेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी, इन्हें एरिथ्रोसाइट कहते हैं। सेकंड है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। और थर्ड है प्लेटलेट। तो ये ब्लड की सेल्स है। तो ये बच्चों ब्लड का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। हाँ, अब नेक्स्ट लेते हैं ब्लड वेसल। बच्चों हम बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड जो है वो लगातार फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, और इसी के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट से होते हुए ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। तो बच्चों हमारे अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके बच्चों, तो जो आर्टरीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज एंड डिफरेंट पार्ट्स तक सेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो जो आर्टरीज हैं ये डीप सीटेड होती हैं बॉडी के अंदर और थिक वॉल्ड होती है। ये क्या होती है? थिक वॉल्ड होती है, और इनका ल्यूमेन जो होता है कम होता है, और ब्लड की जो स्पीड है वो फास्ट होती है आर्टरीज के अंदर। अब इनमें एक्सेप्शन क्या है कि राइट ऑरिकल से, ह्यूमन हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग की ओर सेंड करती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। सेकंड हम लेते हैं वेन्स। वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियल होती है और थिन वॉल्ड होती है। अच्छा, आर्टरीज में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, और वेन्स के अंदर लूमेन ज्यादा होता है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो रहता है, और बैक फ्लो को, रिवर्स फ्लो को या बैक फ्लो को रोकने के लिए उनमें वॉल्व पाए जाते हैं वेन्स के अंदर। एक तो ये बात बच्चों, और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फ्लो करवाती है। ओके, तो वेन्स जो होती है सुपरफिशियली पाई जाती हैं, और एक्सेप्शन वेन्स क्या करती है? बॉडी टिश्यूज एंड बॉडी ऑर्गन्स से जो CO2 वाला जो ब्लड है वो लेकर हार्ट तक आती है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वर्ड यहाँ पर लंग्स के लिए है, तो पल्मोनरी वेन्स लंग्स से हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है कि बच्चों जब आर्टरीज टिश्यूज या ऑर्गन्स तक पहुंचती है तो वो डायरेक्टली टिश्यूज में नहीं पहुंच पाती, तो आर्टरीज क्या होती है? ब्रांच हो जाती है, और क्या बना लेती है? आर्टेरियोल। क्या बनाती है? आर्टेरियोल। ठीक है बच्चों,
तो आर्टरीज क्या बनाती है बच्चों, आर्टरियोल्स बनाती है, और ये आर्टरियोल्स और सब ब्रांच होती है कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज जो होती है सिंगल वॉल्ड थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं, बहुत ही फाइन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, जो बॉडी टिश्यूज तक पहुंच पाती है, और उनका डायरेक्ट कांटेक्ट टिश्यू फ्लूइड से रहता है, ठीक है। और आर्टरीज में से डब्ल्यूबीसीज स्क्वीज आउट होके टिश्यू फ्लूइड में जा सकती है। तो सॉरी, जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज होती हैं आर्टेरियोल्स के सब ब्रांच होने से बनती है, और ये थिन वॉल्ड होती है, सिंगल वॉल्ड होती है, बहुत ही पतली महीन फाइन होती है, और टिश्यूज तक पहुंच पाती है और टिश्यू फ्लूइड को कनेक्ट कर पाती हैं। कैपिलरीज में से डब्ल्यूबीसीज स्क्वीज आउट होके टिश्यू फ्लूइड में जा सकती हैं। तो कैपिलरीज इतनी पतली वॉल वाली होती है कि वहां से डिफ्यूजन या एक्सचेंज पॉसिबल होता है गैसेस का और दूसरे सब्सटेंसेस का। जब यही कैपिलरीज आपस में मर्ज होती है तो वेन्यूल्स बनाती है, वेन्यूल्स के मिलने से क्या बनती है, वेन्स बनती है, ठीक है। तो टिश्यूज और सेल से जो वेस्ट रिलीज होता है और जो CO2 रिलीज होता है, वो CO2 टिश्यू फ्लूइड में आती है, टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज में आ जाती है, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन्स में, और वेन्स फिर CO2 वाले ब्लड को लेके आ जाती हैं हार्ट के अंदर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से क्या है कि थ्री टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में। अब मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है बच्चों के ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के फ्लो होने से जो प्रेशर जनरेट होता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसे हम mmHg में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, mmHg के अंदर। और जो इक्विपमेंट है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, स्पिंगमो मैनोमीटर, ठीक है बच्चों। स्पिंगमो मैनोमीटर इज द इक्विपमेंट विच मेजर्स द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की, वो 120 और 80 mmHg है, ठीक है। हमारे अंदर ब्लड प्रेशर का क्या है वैल्यू, जो 120 80 mmHg है। कि जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ब्लड प्रेशर राइज होता है। तो जो अपर ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg है, इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब ब्लड वेसल वापस से रिलैक्स होती है तो ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, जिसे लोअर ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। ये 80 mmHg है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 और 80 mmHg है। ओके बच्चों, कि यदि बच्चों किसी पर्सन के अंदर अगर लॉन्ग टाइम तक, अगर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर 120 और 80 से ऊपर रहे, मान लो 150 रहे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 100 तक रहे, तो इसे हम हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ऐसा होने से हमारी किडनी